हेलो बच्चों, आज मैं ऑप्टिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है डेरिवेशन का नाम है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला थ्रू द स्फेरिकल सरफेसेस। स्फेरिकल सरफेस बेटा आपके पास में दो तरीके के होते हैं सिलेबस में। एक है आपके पास में कॉनकेव, कैसा कॉनकेव, और एक होता है कॉन्वेक्स। तो अगर आपके बोर्ड में अक्सर इसका डेरिवेशन या इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आपके पास मिलते हैं, या तो कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स के सरफेस होगा आपके पास में, और उसके थ्रू आपके पास में रिफ्रैक्शन फॉर्मूला आपको डिराइव करने के लिए पेपर में आता है। ठीक है, तो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस कैसे बनाते हैं? कॉनकेव नो डाउट आप जानते हो इस तरीके से बनाई गई है। सरफेसेस है, सरफेस आपके सामने है तो इसे कॉनकेव बोला जाएगा। ठीक है, इसे मीडियम 1 और इसे मीडियम 2 कह सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम। एंड अगर आपसे कहें कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस कैसे बनाओगे, तो बेटा आपके पास में देखिए, जाहिर सी बात है, आप कॉन्वेक्स को कैसे बनाते हैं? बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, तो इस साइड को एक साइड बनाया जाता है, दूसरा साइड को नहीं पूरा कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से μ1 और इसे μ2 कहा जाएगा। अब हम लोग आज तो डेरिवेशन सीखेंगे, किसी एक टाइप का मैं आपको सिखा देता हूँ, दूसरे टाइप का वैसा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सीखना चाहेंगे हम लोग कि किस तरीके से व्हाट इज द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला थ्रू द स्फेरिकल सरफेसेस। डस्टर में अपना ले लेता हूँ, डस्टर ये रहा है ना। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन फॉर्मूला थ्रू द स्फेरिकल सरफेस के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपको डायग्राम आप बोर्ड में हमेशा सेंटर पे बनाएंगे। ठीक है, मैं तो सिखा रहा हूं आपको, तो इसलिए यहां बना दे रहा हूं। अब रिफ्रैक्शन फॉर्मूला सिखाने के लिए मैंने एक सरफेस देखिए इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा सा बना दिया है, जो कि कॉनकेव है। कैसा है? कॉनकेव है। अब सिंपली क्या करते हैं, आप एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, थोड़ा सा सेंटर से जाती हुई। ठीक है, इसके सेंटर जाता हुआ एक लाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, बट मेरा बोर्ड छोटा है तो मैं सब चीजों को लिखूंगा नहीं, बट आपको मेंशन जरूर करना होगा कॉपी के अंदर कि ये कौन सी एक्सिस है। ठीक है, अब इसके बाद मार्कर के दिया है, इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? ओ पॉइंट कह दो। जैसे आप लोग ऐसे लगा लेंस होता है, जैसे ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर बनाते हैं, बट लेंस नहीं है, सरफेस है। इसे मीडियम 1 कहते हैं। ठीक है, इसे मीडियम 1 कह देंगे और इसे मीडियम 2 कहते हैं। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग μ1 और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 कह दिया करेंगे। अब बेटा इसके बाद की क्या बात जर्नी होगी इसमें? हम लोग सबसे पहली बात एक चीज के लिए ध्यान रखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। जाहिर सी बात है, सर्कल इस तरीके से, अगर स्फेयर कंप्लीट किया जाता, सर्कल तो नहीं बोलना चाहिए इसे, ये एक स्फेरिकल सरफेस होगा, तो ये स्फेयर इस तरीके से कंप्लीट हो रहा होता, बट इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होता। ठीक है, और हम इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर, है ना, क्या एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं थोड़ा सा दूर। ये जरूरी नहीं है कि इसके सरफेस को टच कर रहा है, ठीक है, सर्कमफेरेंस को, बट हम लोग मान लेते हैं कि एक पॉइंट O है, जहां पे जाहिर इसको आपने O माना है, फिर आप O कैसे मान रहे हो, तो इसलिए अपने कन्विंस के लिए हम लोग इस पॉइंट को P कह दे रहे हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को O बोल सकेंगे इजिली हम लोग। ठीक है, ऑब्जेक्ट से एक रेज ले जाते हैं, सिंपली यहां पे ले जाएंगे। ठीक है, डायग्राम मेरा हो सकता है अच्छा ना बन पाए परफेक्ट, इसलिए मैं डायग्राम के लिए तो आपको कहूंगा आप बुक का ही सहारा लीजिए। ठीक है, तो ये गई राइट, जब रेज जाती है हम लोग उस पर एरो से दिखाते हैं उसको। फिर इसके बाद जब वो स्फेरिकल सरफेस से पड़ती है तो हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है, और स्फेरिकल सरफेस के लिए नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, तो कहां पे ड्रॉ करना होगा हम लोगों को? इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो हम लोगों ने एक लाइन ये ड्रॉ की, ये लिखिए हम लोगों ने डॉटेड फॉर्म में। ठीक है, तो मैं कलर बदल लेता हूँ इससे आपको सही समझ में आए। ये डॉटेड फॉर्म में एक लाइन ड्रॉ कर दी। मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यही होता। ठीक है, जिससे हम लोग सही से अपीयर हो पाए, बस इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। बाकी सेंटर ऑफ कर्वेचर आप ऐसे बनाना चाहो वैसे बना लो। इस पॉइंट को हमने मान लीजिए इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर कहता है, जिसको C कहा। अब जाहिर सी बात आप कहोगे सर लाइट, इंसिडेंट लाइट ये है, तो इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I। अब लाइट इस सरफेस पे पड़ेगी, इस पॉइंट में पड़ने के बाद आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि जब लाइट इस सरफेस पे पड़ रही होगी तो अगर ये सरफेस ना होता तो लाइट सीधी जा रही होती शायद, लेकिन पढ़ने के बाद में जब रेयरर से डेंसर, इस मीडियम को हम लोग कैसा कह देते हैं? रेयरर मीडियम, और इसको कह देते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, तो जब रेयरर से डेंसर में लाइट जा रही होती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना ऐसे चाहिए था, थोड़ा सा और ये उधर की ओर बेंड कर जाएगी, नॉर्मल की ओर थोड़ा सा बेंड कर जाएगी। ये था आपका नॉर्मल। ठीक है, ये था नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की ओर थोड़ी बेंड गई। अब जाहिर सी बात है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, इसको तो मैं भूल जाऊंगा कि ये है ही नहीं। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या कहा जाता है? नॉर्मल ये है नॉर्मल, और रिफ्रैक्टेड रे ये है।
इसके बीच बने हुए एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। अब मैं बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आहिस्ते से आपको बात समझा रहा हूं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के बने हुए एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बने हुए एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा गया है। अब चूंकि क्या करेंगे हम लोग, इसको अगर पीछे की ओर ले आए, पीछे की ओर इस लाइन को, इस वाली लाइन को जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको पीछे की ओर लाना है बेटा। तो आप पीछे की ओर लाओगे तो ये किसी इसी पॉइंट पे मीट करेगी, जिसे हम लोग बोलेंगे आई। यहाँ पे इमेज बनेगी, क्योंकि अब आगे तो कहीं मिल नहीं पाएंगे, इसलिए इमेज दो हमें रेस की जरूरत होती है। जाहिर सी बात है, एक रे ऐसे जा रही है जो कि इस सरफेस पे पड़ी, और एक इसके ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब ये जो मान लीजिए पोल से जा रही है, तो पोल से जाता हुआ हमने बना लिया है। तो कभी जो मीट ही नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, इनको पीछे की ओर ले आएंगे, और पीछे की ओर लाने पे देखिए, पीछे की ओर लाने पे ये दोनों रेज इसी पॉइंट मिल रही है, तो इसका एक इमेज बन गया है आई। ठीक है, ये इतनी बात हम लोगों को जर्नी में लिखनी ही पड़ेगी। आप इतनी बात जब आप लिखा दोगे, लिख दोगे कॉपी के अंदर, तो ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे जो ये प्रिंसिपल एक्सिस साथ जो एंगल बना रहा होगा, इसे हम लोग एंगल अल्फा कह देंगे। ठीक है, आगे जो आपके पास में प्रिंसिपल एक्सिस कौन से, रिफ्रैक्टेड है, जो कि हम लोग को डॉटेड बनाया है, जो एंगल बना रहा होगा उसे हम लोग बोलेंगे बीटा। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाता है ना, जाहिर सी बात है मैं आपसे कह रहा हूं, जो प्रिंसिपल एक्सिस है और नॉर्मल जो एक तरीके से कह सकते हो एंगल बना रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे गामा। इसका नाम ले लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एम, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं छोटा सा एच हाइट वाला, और इस पॉइंट को बोल देते हैं पी डैश। पहले पी है, फिर आगे क्या बना है, पी डैश। अब आगे की क्या जर्नी होनी चाहिए बेटा, समझना इतना है कि आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि ऑप्टिकल ये जो प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग पास बनाई गई है, इसमें जो पॉइंट पी है, पी से यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि स्मॉल यू कहलाएगा। फिर इमेज की डिस्टेंस को हम लोग जानते हैं, हम लोग बोलते हैं स्मॉल वी। और ये सीपी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस, या डिस्टेंस पोल से ही लेना है, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए जैसे, उसे बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको बोलेंगे स्मॉल और कैपिटल आर। जब इतना डायग्राम बन जाएगा बेटा, तब आपको बस अब डेरिवेशन की ओर बढ़ना है। ठीक है, और डेरिवेशन में कैसे आप आगे की ओर बढ़ पाओगे, आपको ये बनाया गया डायग्राम, आपने ओ पॉइंट बनाया, यहां से लाइट इंसिडेंट हुई, इसके बाद में आपने रिफ्लेक्टेड ए बना रखा है, जो एंगल बनाया है आर, बैकवर्ड लाया है, यहाँ पे बन गई है इसका आप तरीके से कह सकते हो वर्चुअल इमेज बन गई है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसने गामा एंगल बनाया है, जो इमेज उसने बीटा एंगल बना रखा है, और ऑब्जेक्ट ने अल्फा बना रखा है। अब सिंपली मैं आपको ये सिखाऊंगा कि करना क्या चाहिए आपको, पहले लगाना है आपको स्नेल्स लॉ, है ना, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, आपने कहा है जिस मीडियम से लाइट जाती है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंटू में साइन, जाहिर जाता है म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर पढ़ते हो, बट आपको धीरे धीरे बात के लिए यूज टू कर दिया जाता है कि म्यू1 साइन आई, जिस मीडियम से लाइट जा रही है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और बने हुए एंगल ऑफ इंसिडेंस को लेते हैं म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू द म्यू2 साइन आर। जिस मीडियम में लाइट गई है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और बने हुए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को ले लेते हैं, जो भी एंगल बना हुआ होता है। ये फॉर्मूला बन गया। सिंस आप कहोगे एंगल्स आर वेरी स्मॉल, क्या बता दोगे, एंगल्स आर, जो ये एंगल्स है कि बहुत हम लोगों ने जो स्फेरिकल सर्कल रखा है बहुत पतला है, बहुत छोटा है, तो एंगल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे एंगल होंगे ये सब। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, एंगल बहुत स्मॉल होते हैं, तो साइन आई वो लगभग आई के बराबर होता है। बच्चे पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ, तो मैं साइड में बता दे रहा हूँ, क्योंकि साइन आई का एक्सपेंशन या साइन एक्स का एक्सपेंशन अगर करें, जो मैथ वाले बच्चे उनको पता है एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब जब आपसे कहूं एक्स की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो क्यूब पावर 5 और छोटी वैल्यूज हमारे पास में आ जाएंगी, तो इसलिए इन वैल्यूज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो साइन एक्स की वैल्यू लगभग एक्स ही आ जाया करती है। तो सिमिलर वही बात करनी है यहाँ पे भी कि साइन आई की वैल्यू हमारे पास में आई आ जाएगी, और एंड आप लिख सकते हो साइन आर इज इक्वल टू द अप्रोक्सीमेटली, उसको हम लोग आर कह देंगे। तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा म्यू1 साइन आई जो था वो अब कितना हो जाएगा, आई, म्यू1 आई इज इक्वल टू द म्यू2 आर। सिंपली इस बात को आपको समझने में मुझे लगता है दिक्कत नहीं होगी। म्यू1 आई इज इक्वल टू द म्यू2 आर हमारे पास में ये बात बन चुकी है। ठीक है, तो इससे हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। अब मेरे पास गैप कम होगा तो मैं इसको रिमूव भी कर दूंगा। ठीक है, तो मैं आपसे इतना बता रहा हूं कि आपने पहले इस डेरिवेशन में सबसे पहले इस की पॉइंट को या स्टार पॉइंट को रखना है कि पहले डायग्राम बनाना है, ये सारे एंगल्स बनाने हैं, और ये दोनों जब तीनों चीजें बन जाएंगी तो उसके बाद आपको एक बेसिक जो आपको पॉइंट याद रखना है वो है स्नेल्स लॉ क्या है। स्नेल्स लॉ की हेल्प से हम लोगों ने म्यू1 साइन आई म्यू1 आई इज इक्वल टू म्यू2 आर ला दिया।
अब रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लाएंगे क्या, डिराइव क्या करना है, अभी हम लोगों को थोड़ी देर पता ही चल जाएगा, बट आपको लिख दे रहा हूँ, मैं समझा दे रहा हूँ। लाना है हमको म्यू अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन में यू इज इक्वल टू द म्यू माइनस 1 बाई में आर, या फिर म्यू 2 बाई में वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इज इक्वल टू द म्यू 2 माइनस में म्यू 1 अपॉन में आर। दोनों में से कोई एक चीज अगर हमारे पास प्रूव हो जाती है तो हमारा डेरिवेशन मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो अब इतनी बात तो मिल चुकी है। अब फॉर्मूला जो हम लोग देख रहे थे उसमें तो कहीं आई और आर लिखा ही नहीं है, तो अब लोगों को क्या करना है, मतलब इतना मतलब समझ आ रहा है कि इसको हमें एलिमिनेट करना है, यहाँ से क्या करना है, हटाना है। तो क्या करना चाहेंगे जरा सा, इस ट्राइंगल को हम लोग देखेंगे। ट्राइंगल में देखिए आई कैसे मिल रहा है, देखिए ट्राइंगल यहाँ छोटे में लिख के मैं समझा दे रहा हूँ, इन ट्राइंगल OMC या COM ट्राइंगल, आप देखिए जरा सा ध्यान देखिएगा, COM को अगर हम ले रहे होंगे COM तो कितना आ रहा है, गामा इज इक्वल टू द एल्फा प्लस आई। आप सही देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये अल्फा है, ये पूरा है आई, ये इतना एंगल है आई गामा। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहां से आई की वैल्यू निकाल ली जाएगी, तो आएगा गामा माइनस का अल्फा। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल, क्योंकि हमें अब निकालना है, एलिमिनेट करना है आर को, ठीक है। तो आर को एलिमिनेट करने के लिए आर कहां बना हुआ, देखिए ये एंगल आर है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन को पता है नॉर्मल, ये थी पूरे नॉर्मल, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के एंगल बीच बने हुए एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है, स्मॉल आर आया है। तो छोटा सा ट्रायंगल एक और बना लेते हैं, इन ट्रायंगल IIMC या CIM। इसमें अगर हम ले तो क्या फॉर्मूला लग रहा है, फिर से वही एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल के बराबर आएगा, गामा इज इक्वल टू द बीटा प्लस आर। तो यहां से दिस इंप्लाइज आर की वैल्यू आ जाएगी गामा माइनस का बीटा। इसे हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास में देखने से पता चल रहा है कि हमने आई की वैल्यू भी निकाल ली है, हमने आर की वैल्यू भी निकाल ली है, और अब हमें इन्हीं दोनों वैल्यूज उठा करके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। म्यू 1 आई की वैल्यू आई है हमारे पास में गामा माइनस का अल्फा इज इक्वल टू द म्यू 2 आर की वैल्यू आई हुई है गामा माइनस का बीटा, ठीक है। ये वैल्यू आप लिखना पड़ेगा आपको कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द आई एंड आर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1। और जब इतनी बात आप लिख चुके होंगे तो आपको अब क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर बना लेना होगा, मान लीजिए 4, क्योंकि अब हमारे पास एक बार प्रॉब्लम फंस रही है कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज नहीं पता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आप समझ चुके होंगे, तो मैं इन चीज को रिमूव कर दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब जब हमारे पास ये डेरिवेशन आ, तो मैं इस पॉइंट को ऊपर लिख देता हूँ, फिर नीचे पॉइंट को हटा दूंगा। क्या लिखा हुआ है, म्यू 1 आई इज इक्वल टू द म्यू 2 आर, फिर आगे क्या बचा हुआ था, म्यू 1 गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू द म्यू 2 गामा माइनस का बीटा। इस इक्वेशन हम लोग बोला है 4। और अब समझने वाली बात यह है कि अब हमें इसी में यूज लेकर के, इसी ट्रायंगल का, इन्हीं ट्रायंगल्स का यूज करके गामा अल्फा बीटा इन तीनों की वैल्यूज हम लोगों को निकाल लेनी है, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, यहां से लेते देखिए। एक और बात समझने वाली बात यहाँ पे कि ये जो MP लाइन है और ये MP डैश जो लाइन है, MP और MP डैश ये बहुत पास हैं, तो ये गैप हमें इतना ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं दे रही होंगी जिससे हमें एक डिस्टेंस लेने में दिक्कत हो। तो जितना MP लेंगे उतना ही MP डैश ही कहलाएगा। तो मतलब जितनी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, जो कि हम कहां से मेजर कर रहे हैं, जैसे हम कहें OP या OP डैश, ये लगभग बराबर होगा, या हम कहें IP या IP डैश, ये लगभग बराबर वैल्यूज होंगी, या CP और CP डैश ये दोनों बराबर होंगी। तो ये डिस्टेंस बोले और चाहे ये डिस्टेंस बोले वो बराबर है, तो एंड सो ऑन आप बोल सकते हो। चलिए जरा हम ट्रायंगल लेते हैं MOP डैश, लेना तो एक्चुअली में MOP को है, बट दोनों बराबर ही आएंगे, MOP लू या MOP डैश। यहाँ क्या जाएगा, tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो क्या आ जाएगी h अपॉन में, ये डिस्टेंस लेनी है तो नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि आपको पता है इससे इस साइड में जितनी डिस्टेंस पोल से इस साइड में आना है, आकर लेनी होंगी, वो सारी की सारी कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी, ठीक है। तो इतना सा काम किया, माइनस का h/u आ गया। और सिंस आप जानते हैं एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल कैसे होंगे, वेरी स्मॉल होंगे, ठीक है। तो tan अल्फा की वैल्यू जो होगी वो लगभग कितनी हो जाएगी, अल्फा, जो कि माइनस का h/u में u कहलाएगा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास में आ चुकी है, ठीक है। अब मैं इस वाली चीज को हटा दे रहा हूं बेटा। सिमिलरली
आपको किस चीज की वैल्यू निकाल लेनी है, टैन बीटा, क्योंकि हमें बीटा की जरूरत है और गामा की भी जरूरत है। तो टैन बीटा अगर हम लेना चाहेंगे तो कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है हमको, एम आई पी डैश, ट्रायंगल एम आई पी डैश। अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर लें तो टैन बीटा, जो कि अप्रोक्सीमेटली मैंने बोला कि एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो टैन बीटा बीटा कहलाएगा, टैन अल्फा अल्फा कहलाएगा और टैन गामा गामा कहलाएगा। तो टैन बीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर जो कि एच होगा, टैन बीटा को पहले बोल देते हैं वो बीटा होगा, और ये क्या आ जाएगा वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए एम आई पी डैश की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा v, जो कि नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस फिर इधर लिया गया। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस सभी डिस्टेंसेस पॉजिटिव है, बट इस साइड में डिस्टेंस जब आएंगे लेफ्ट साइड में तो वो नेगेटिव ही ली जाएंगी, कंसीडर की जाएंगी। ठीक है, इतनी बात हो गई हमारे पास में। अब लास्ट एक ट्रायंगल और, क्योंकि हमें गामा की वैल्यू मिलना चाहिए, अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है, बीटा की वैल्यू मिल चुकी है और गामा चाहिए, तो टैन गामा, टैन गामा किस ट्रायंगल में मिलेगा, एम सी पी डैश, ट्रायंगल एम सी पी डैश। एक्चुअली हम ले रहे हैं यहाँ पे ट्रायंगल तो हम लेते हैं एम सी पी, बट अपने कन्वेंस के लिए मैं बताया दोनों डिस्टेंस बराबर ही आएंगे, तो इसलिए ऐसा कर ले रहा हूं मैं, यहाँ पर पी ही लिखना चाहिए। ठीक है आपको, तो अब टैन गामा को बोलेंगे कितना, गामा, और गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का एच बाई में आर, क्योंकि एच तो पॉजिटिव आएगा बट ये आर जो डिस्टेंस आएगा वो आएगी नेगेटिव। अब सिंपली गामा अल्फा बीटा, ये बीटा की वैल्यू आई हुई है, ये गामा की वैल्यू आई हुई है, ये अल्फा की वैल्यू, ये सारी वैल्यू उठा करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास स्पेस कम बचा हुआ है, बट हम देखते हैं कितना यूज हो पाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो म्यू वन, ठीक है, म्यू वन इंटू गामा की वैल्यू आ रही है हमारे पास में माइनस का एच बाई आर, माइनस एच बाई में आर, माइनस अल्फा, अल्फा हमारे पास ऑलरेडी नेगेटिव आया हुआ है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा प्लस एच बाई में अल्फा, अल्फा नहीं सॉरी यहाँ पे होगा यू, अल्फा की तो वैल्यू ही लिखे जा रही है, इज इक्वल टू द म्यू टू, और गामा की वैल्यू फिर से देखें इधर हमारे पास, तो माइनस का एच बाई आर, माइनस का एच बाई आर। अब मैं इस डायग्राम को हटाना चाहूंगा क्योंकि हटाए बगैर हो नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएंगे हम लोग बोर्ड पे। ठीक है, तो मैं इस डायग्राम को हटा दे रहा हूं। ठीक है, और आप देख पा रहे होगे कि माइनस का एच बाई आर, और बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का एच बाई में वी, एच बाई में हमारे पास में आ रहा है वी। तो बेटा इतनी के बाद हमारे पास में आ चुकी है, जो कि हमारे पास देखने से आपको लग रहा है, यहाँ लिखा है म्यू वन माइनस एच बाई में, क्योंकि गामा की वैल्यू कितनी आई थी, हाँ। इसी चीज को हमें बस सिंप्लीफाई करना, हम डेरिवेशन के एकदम करीब पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो क्या करना है, एच कॉमन ले लेते हैं इसमें से, इसको हटा दे रहा हूं मैं अब आगे से, तो क्या होगा, म्यू वन, यहां से एच कॉमन ले लेते हैं, तो एच कॉमन हो जाएगा और बचेगा क्या, माइनस का वन बाई आर प्लस का वन बाई यू। ठीक है, इज इक्वल टू द, क्या कितना आएगा, म्यू टू, यहां से भी एच कॉमन ले लिया तो एच के बाद में क्या बचेगा, माइनस का वन बाई आर प्लस का वन बाई में वी। ठीक है, अब देखो एच से एच यहाँ का कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और इस म्यू वन को हम लोग सिंपली देखिए, एक बात समझ नहीं आ लिया, अब म्यू वन को अंदर मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जरा से मल्टीप्लाई करें, माइनस का म्यू वन अपॉन में आर प्लस का म्यू वन अपॉन में यू, क्योंकि एच हमारे कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है, अब आगे की बात कैसे लिखना है, सिंपली उधर भी मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ कितना आएगा, माइनस का म्यू टू बाई आर और प्लस का म्यू टू बाई में वी। अब सिंपली क्या करेंगे, आर वाले टर्म्स को एक साइड लेते जाएंगे और यू और वी वाले टर्म्स एक साइड आ जाएंगे। तो मैं उसको यहाँ लिख दे रहा हूं, जैसे इसके बाद हमारे पास स्टेप क्या आएगा, माइनस म्यू वन बाई आर, ये माइनस वाला म्यू टू इधर आ जाए तो मैं पहले ही इसको इधर ले आकर प्लस में लिख देता हूं, तो आता है म्यू टू बाई आर माइनस म्यू वन बाई आर, ये टर्म उधर जाएगा तो देखिए उधर पहले से लिखा हुआ है म्यू टू बाई वी, म्यू टू बाई वी पहले से लिखा हुआ है, माइनस उधर जाएगा माइनस का म्यू वन बाई यू। अब बचा क्या है, कॉमन लेना और इसको इधर उधर शफल कर देना है ना, तो इसको इस साइड ले आते हैं, एलएचएस को, आरएचएस को उस साइड भेज देते हैं, एलएचएस जो है वो आरएचएस बन जाए, आरएचएस हमारा एलएचएस बन जाए, बस इतना ही नीड है हमारे पास में। तो क्या बन जाएगा, म्यू टू बाई वी माइनस का म्यू वन अपॉन में यू इज इक्वल टू द, ये उधर जाएगा तो म्यू टू माइनस का म्यू वन अपॉन में आर कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा आर। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आती है, क्योंकि बेस सेम है तो ऐड सब्ट्रैक्ट इजीली हो जाएंगे। अब इसको और इंप्रोवाइज करना चाहो तो आप कर सकते हो, क्योंकि आप क्या क्या चाहते हो, जानते हो ये बात कि वन म्यू टू को ही हम लोग म्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, म्यू, वन म्यू टू को ही म्यू कहा जाता है, और म्यू टू वन म्यू टू इक्वल टू आता है म्यू टू बाई म्यू वन। तो इस पूरी इक्वेशन को आप अगर म्यू वन से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो मैं इस लाइन को भी अब हटा देता हूँ क्योंकि आप इतनी बात समझ चुके हो। ठीक है,
तो अच्छा नहीं समझ में आया होगा तो बैक करके समझ लेना, क्योंकि आप लोग तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो चीजों को, है ना। तो अब क्या करेंगे, μ2 अपॉन में v माइनस का μ1 अपॉन में u, इस पूरी इक्वेशन को 1 अपॉन में μ1 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी μ2 माइनस μ1 अपॉन में r को 1 अपॉन में μ1 से कर दिया डिवाइड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, μ2 बाई μ1 और टोटल अपॉन में v माइनस का μ1 बाई μ1 अगर करेंगे तो भाई जाहिर सी बात कट जाएगा। स्टेप है, लिखना चाहो तो लिख दो, पेपर में स्टेप पे मार्किंग हो रही होगी तो अच्छा ही है, ठीक है। तो μ2 बाई μ1 माइनस का μ1 बाई μ1 और इनटू में लिख दिया 1 बाई का r, ठीक है। अब बस एंड की ओर बढ़े हुए हैं, μ1 से μ1 कट जाएगा, μ1 से μ1 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 μ2। मैंने आपसे बताया कि μ1 μ2 को ही कहते हैं μ2 बाई μ1, तो ये 1 μ1 कह दो चाहे μ कह दो, इसे ही μ को भी कहते हैं, ठीक है। तो μ बाई v माइनस 1 अपॉन में u इज इक्वल टू द μ माइनस 1 और टोटल अपॉन में r। अच्छा, द वन थिंग दैट यू मस्ट हैव टू नोटिस कि अगर ऐसा हो रहा है, ये डेरिवेशन तब के लिए आया है कि लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई थी, ठीक है। अगर मीडियम चेंज हो जाएगा, मतलब डेंसर से रेयर में जाएगा, तो आप रिप्लेस कर दो म्यू को 1 अपॉन म्यू से, क्योंकि इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल आता है और बच्चा अक्सर गलती करता है, ठीक है। तो मैं आपको आज अभी इस लेक्चर में तो यही बता पाया हूँ कि रिफ्रैक्शन फॉर्मूला थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, जो कि हमने कंसीडर कैसा किया था कॉनकेव, और ऐसा सिमिलर ही वे में हम लोग कॉन्वेक्स के लिए भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के बच्चों थैंक यू।